हेलो दोस्तों, मैं अरुण। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न डिस्कस करना चाहता हूं और वो प्रश्न ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन हमें किस तरीके से समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले बिग बैंग होता है। विज्ञान हमें बताता है कि बिग बैंग से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं और यह एक लंबी जर्नी रही है। तो बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुई। गैलेक्सीज बनी, उसके बाद फिर सोलार सिस्टम वगैरह बने और उसमें धीरे धीरे फिर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब बनते गए धीरे धीरे। और फिर बहुत टाइम तक अर्थ पर कोई लाइफ वगैरह नहीं थी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ और फिर हम आज देख रहे हैं अपने आप को। तो कहने का मतलब, ठीक है, हम मान लेते हैं वो बात सही होगी या गलत होगी, हमें नहीं पता, हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे सही मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या होती है? अब अर्थ पे कहते हैं कि लगभग 2 लाख साल पहले इंसानी जीवन शुरू होता है और उसके भी पहले जो सब जीव हैं आसपास हमारे आज जो पृथ्वी पे दिख रहे हैं, सब बोलते हैं इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। शुरू में एक कोशिकीय सेल बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बनते गए। हालांकि वो बहुत ही, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि फिर हम लाइफ को एक्सपीरियंस क्यों कर पा रहे हैं। अगर सब कुछ परमाणु अणु से बना है तो हम लाइफ को एक्सपीरियंस क्यों कर पा रहे हैं हम? ये जो चेतना है ये कहाँ से आई? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर एक सेल है जो कि खुद अणुओं से या परमाणुओं से मिलके बना है, एक अरेंजमेंट ऑफ अणु और परमाणु है, तो फिर वो अपने आप से काम क्यों कर पा रही है? जैसे कि हम देखते हैं, अणु और परमाणु का एक पत्थर का ले लीजिए टुकड़ा और वहीं एक बगल किसी मांस का टुकड़ा ले लीजिए, तो दोनों की जो, या कोई हम एक छोटा सा भी माइक्रोबैक्टीरियल कोई भी चीज़ ले लें, थोड़ा से छोटा सा एकदम, उसको भी देखते हैं तो चलता फिरता उसकी लाइफ कुछ न कुछ कर रहा होता है। तो अपने आप में ही बड़ा अजीब सा चीज़ है कि अणु और परमाणु से ही मिलके कोशिका बना है, लेकिन कोशिका काम कर पाता है, कोशिका कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाता है, जबकि अणु नहीं कर पाता खुद में। अणु और परमाणु किसी काम का नहीं है। आप एक आप एनोलॉजी मैंने दिया, आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिलेमा मुझे यही लगता है कि कहीं तो कहीं दिक्कत है कुछ, और वो प्रश्न तो मेरा अभी तक नहीं हल हो पाया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इन सबको छोड़ते करके आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे बड़ा मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, मैं 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज बने और फिर धीरे धीरे लाइफ बढ़ते गई, लोग इंसानी ज़िंदगी की तरफ बढ़ते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे। सभ्यताएं बनी, लड़ाइयाँ हुई, मार हुए, वार हुए, युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, उसमें बहुत सारी ज़िंदगी तबाह हुई। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि अगर ज़िंदगी तबाह हुई तो तबाह क्या हुई? एक तो वो शरीर था, आपने किसी को शरीर आपका ख़त्म हो गया, किसी का शरीर ख़त्म हो गया, तो एक्चुअल में जो चीज़ है वो आखिर आगे क्या बढ़ रही है? अगर हम उठा करके देखें कि ठीक है, मैं किसी एक लाइफ को समझना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता या जो वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें उसमें के लोग आखिर आज कहाँ गए? जो उसमें लोग पैदा हुए थे और फिर उनकी कंकाल मिल रही है, मर गए, तो आखिर वो उतने एक टाइम पीरियड तक, कुछ 50 साल 60 साल तक जिंदा रहे होंगे। उसने उसने उसमें ही उन्होंने इस पृथ्वी से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया होगा, उस नॉलेज से ही कुछ मकान घर बनाए होंगे जो कि आज हमें अवशेष के रूप में मिलते हैं। इनके अलावा उन्होंने हमें क्या दिया, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ मिली हमें उनके अलावा? या फिर जितने भी यहाँ पे इंसान हुए हैं, आज मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी बहुत सारे इंसान पहले रहे होंगे जंगल के रूप में। जंगल पहले होगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहे होंगे। तो आखिर वो लोग फिर गए कहाँ? दिक्कत यही आ जाती है। अब मेरा ही लाइफ ले लीजिए, जैसे मैं सन 2000 में पैदा हुआ हूँ, तो 2000 साल, मतलब सॉरी, सन 2000 के पहले के जितने भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे, वो मुझे तब भी नहीं पता चलते। जब मैं बड़ा होकर के आता हूँ, जब मैं अपनी
धीरे धीरे बड़ा होकर के आता हूँ, 5 6 साल 7 साल 8 साल बनता जाता हूँ, 9 साल 10 साल। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, और याद रखते रखते कि मेरा घर कहाँ है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरी माताजी का नाम क्या है, ये सब मुझे समझा। माता पिता बताते हैं कि कोई फला व्यक्ति पूछेगा या कहीं खो जाना तो ये चीज़ बता देना उनको, तो वो तुमको घर पे लाके छोड़ देंगे। धीरे धीरे हमको ये सब बताया गया, मेरा लोकेशन क्या है, मैं किस देश में रहता हूँ, मैं किस राज्य में रहता हूँ, मैं किस जाति या धर्म से हूँ, मैं मेरी एक आइडेंटिटी बनाई गई। लेकिन जब मैं बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, तो मेरी कोई आइडेंटिटी थी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सामने वाले को मैं इंसान बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे भाषा तक की जानकारी नहीं थी। फिर मुझे एक तरीके से सब बताया गया, समझाया गया, और मैं फिर धीरे धीरे इस माहौल में ढल गया। यानी इस सोसाइटी में मुझे कैसे रहना है ये सिखा दिया गया। एक सोसाइटी का पूरा रूल होता है, मैं हिंदू सोसाइटी से हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे पूरा हिंदू धर्म के बारे में लगभग जितनी जानकारी मेरे माता पिता से हो सके, या जितनी जानकारी मेरे स्कूल में अध्यापक बताए, या जितनी जानकारी मैंने किताब में पढ़ी, वो सब समझ करके मैंने इस दुनिया के बारे में एक रियलिटी बना ली। लेकिन फिर भी उस जो मैंने किताबें पढ़ी या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उनके अलावा भी एक और रियलिटी एग्जिस्ट करती थी। ये मुझे धीरे धीरे बाद में पता चला कि हमारे जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उनके अलावा भी कई लोगों के और अलग अलग नॉर्म्स हैं, उनके भी अलग अलग भगवान है, देवता हैं। फिर क्वेश्चन मार्क होने लगा कि फिर असली भगवान कौन है, क्योंकि हमने पहले समझ लिया था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब मैं बड़ा हुआ, छोटा सा था, तो मैं पूछता कि ये, जब मेरी मम्मी पूजा कर रही होती थी, मैं पूछता था कि ये किसकी आप पूजा कर रहे हो, इन्हें फूल क्यों चढ़ाना जरूरी है। और हम जब छोटे होते थे तो हम जो पत्थर की मूर्ति रहती थी, या जिसे हम आज भगवान कहते हैं, तो उस पर हम जा कर के मतलब कुत्ता वगैरह जाके उस पर लेटा रहता था तो हम उसको मार के भगाते थे। या फिर हम लोग कभी, मैंने तो इतना देखा है कि छोटे बच्चे जा कर के उसके ऊपर मतलब मस्ती भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उन्हें नहीं पता है कि ये क्या है, उन्हें तो बस एक मतलब ऐसे दिखता है कि पत्थर है, मिट्टी है, धूल है, बस यही सब दिखता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हमको समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो उनका विश्वास बनने लगता है कि ये चीज़ सही में नहीं है, मतलब ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, या फिर ऐसा ट्रीट करने लगते हैं। जबकि उन्हें रियल कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि ये एक बस कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम मानने के लिए हम एक सामने मूर्ति रख देते हैं, तो थोड़ा से हमें विश्वास और बढ़ने लगता है। तो हम उसको एक तरीके से बार बार हमें याद आएगा, गलत काम ना करें, या फिर अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखें कि हम इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो मान लो व्यवहारिक ज़िंदगी जीने के लिए ठीक है, लेकिन मैं उस वहाँ तक नहीं रुक पा रहा हूँ। मैं उससे आगे निकल के आया कि यार नहीं, मुझे इससे मतलब मेरा मन बहुत बेचैन होने लग गया कि आखिरकार में वास्तविकता है क्या। ये जो सभी दुनिया में इस समय लगभग 4000 के आसपास धर्म है, रिलीजन है, जिनके कुछ लोग मानने वाले हैं, जिनकी कुछ किताबें हैं, और उन्होंने एक अलग अलग तरीके से इस रियलिटी को, इस दुनिया को समझने का तरीका दे रखा है। मुझे तब भी नहीं समझ आ रहा है, भरोसा हो रहा है कि भाई किसकी मानूं, मैं इनकी मान लूँ कि उनकी मान लूँ, आखिर वास्तविकता है क्या। और सब लोग सिर्फ इस ज़िंदगी को जीने के लिए ही मजबूर क्यों कर रहे हैं। इतनी सारी नॉलेज हमें बता रहे हैं कि ज़िंदगी को ऐसे जी लो, ज़िंदगी को ऐसे जी लो, खाना ऐसे खाना चाहिए, उठना ऐसे चाहिए, बैठना ऐसे चाहिए, या ऐसे मेडिटेशन कर लो, वैसे मेडिटेशन कर लो, इस ज़िंदगी को जियो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, तमाम तरीके की चीज़ें बता देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों मैं इसको जी हूँ, मैं क्यों जी हूँ भाई। कोई मतलब नहीं है इसमें। मतलब के लिए वो भगवान को लाते हैं, बीच में खड़ा कर देते हैं, भगवान ने तुमको मतलब बता रखा है, ये मतलब ये काम करो, अच्छा काम करो तो फला चीज़ होगा, ढिमकाना चीज़ होगा। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं वो चीज़ चाहिए जो आप कह रहे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई। मैंने अपने आप को नहीं इस एग्जिस्टेंस में लाया है, मेरे मदर और फादर ने मुझे एग्जिस्टेंस में लाया है। मैं नहीं था इस अर्थ पे पहले, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, या फिर मैं क्या था मुझे नहीं पता। मैं जब यहाँ अर्थ पे आया, मुझे मेरा लालन पोषण हुआ, मैं धीरे धीरे मेरे पिता ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे बड़ा किया, फिर मुझे सब कुछ समझाया इस दुनिया की रियलिटी के बारे में, और फिर तब मेरी रियलिटी बनी है। और आप फिर इस रियलिटी के बेसिस पे कह रहे हो फला काम बढ़िया है, फला काम घटिया है। इसका मतलब आपने मेरी एक रियलिटी बनाई खुद, और उस पर फिर बोल रहे हो कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये सही है, वो सही है, गलत है, ऐसे। मैं तो अपनी वास्तविकता को जानना चाहता हूँ कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, उस समय मैं क्या सोच रहा था, या उस समय मैं क्या था।
मेरा इस मटेरियल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। मैं रियलिटी के ऊपर रुचि रखता हूँ कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जानने के लिए मैं बहुत उतावला हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, एआई का भी मदद लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास तो बहुत सारी नॉलेज है, हो सकता है उससे कुछ प्रश्न पूछे तो हमें आंसर कर पाए। वो भी असफल है क्योंकि वो तो हमारा ही बनाया हुआ है। यानी जितना हमारा समझ है, जो जितने हमारी एक ओवरऑल कॉन्शियसनेस है, सब लोगों की कॉन्शियस मिल करके, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जो फिलोसफर रहे थे, उन सबकी एक कलेक्टिव नॉलेज हमने इकट्ठा करके एक नया चीज़ बनाया जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सब कुछ लगा है, मटेरियल साइंस लगा है, साइकोलॉजी लगा है, फिलोसफी लगा है, हर चीज़ लगा के हमने एक ऐसा क्रिएट किया चीज़ जो कि दुनिया का हर एक आंसर करने के लिए सक्षम हो। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। एक इंसान मरता है तो जो उसने अपनी 80 साल 70 साल की लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है उसके साथ ख़त्म हो जाती है। अब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग मजदूर थे, जिन्होंने घर बनाया, गीजा का पिरामिड जिन्होंने बनाया, जैसे बनाया, आज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उन्होंने कैसे इस चीज़ को बनाया था, या वो वही बनाए थे या कोई किसी और चीज़ का हेल्प लिया था। आज हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उस नॉलेज को एक्सेस कर पाए। उन्होंने कैसे बनाया, उनके मन में ही रहते रहते वो ख़त्म हो गया। यानी जैसे ही हमारी बॉडी ख़त्म होती है, हमारे साथ की नॉलेज, जो भी हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेज होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो हम नॉलेज शेयर नहीं कर पाते। और हमारे पास नॉलेज शेयर करने का तरीका एक ही भाषा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो भी भाषा ऐसा कि जो पढ़ा जा सके। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीज़ें मिली थी, अब अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ सकें तो हम कुछ नॉलेज निकाल सकते हैं, नहीं तो वो भी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि वो उस समय के जो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा था, किसी चीज़ को लिखने का एक तरीका जनरेट किया था, बनाया था, वो अब हम भूल चुके हैं। यानी एक बात तो क्लियर है, कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। एक स्पीसीज मरता है, यानी एक सामने वाला बंदा मरता है, या उसका मान लो मैं, मेरे दादाजी या परदादा या जो भी जोड़ लो, जितना जोड़ना है जोड़ लो, वो मरे, फिर वो मरे, फिर वो मरे, उनके साथ की नॉलेज नहीं ट्रांसफ़र होती है। साइंस भी यही कहता है कि सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हमारा शक्ल कैसे बनेगा और हमारी आंखें कैसी होंगी, नीली पीली काली, जो भी हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, कुछ हद तक ये सब ट्रांसफ़र हो जाएगी। हाइट कितनी होगी, अब उस हिसाब से अगर न्यूट्रिशन मिलेगा हमको तो हम उस हिसाब से डेवलप कर जाएंगे। उतना उतना उसकी डीएनए में कोडेड है, या जो भी आप कह लो जेनेटिक मटेरियल में उतना चीज़ है। नॉलेज ट्रांसफ़र होने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप 5000 साल तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसी को पकड़ लो, तो जो पहला बंदा 5000 साल पहले रहा होगा भारत जैसे देश में या क्षेत्र में, उस बंदे ने जो नॉलेज इकट्ठा किया होगा वो फिर जिया खाया और मर गया। लेकिन जो उन्होंने बच्चा पैदा किया वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उन्होंने जो जी खा करके एक अपने तरीके से बना करके बगल वाले को समझा दिया कि फला फला तरीके से चीज़ काम करती है, तो वो जब बच्चा उसका आएगा तो उसको वो लोग बता देंगे, फिर वो मर जाएंगे। एक तरीके से सब कलेक्टिव नॉलेज शेयर करते 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 यहाँ तक पहुँचे। अब मुझे मोबाइल बनाना नहीं आता और न मैं बना सकता हूँ, मुझे इसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कैसे काम करता है, और शायद मैं ना बना पाऊँ, मैं इतनी मेरी दिमागी क्षमता इतनी नहीं है, और ना किसी एक वैज्ञानिक की दिमागी क्षमता का उपज है, ये बहुत सारे लोगों का दिमागी क्षमता का उपज है। यानी एक मल्टीपल कॉन्शियसनेस इसमें इन्वॉल्व हुई है। अगर मैं देखूँ इसकी ग्लास कैसे बनी है, तो ग्लास वाला बनाने वाला साइंटिस्ट अलग है, प्लास्टिक में जो कवर चढ़ाए बैठा हूँ ये कहीं और किसी क्षेत्र में दुनिया के दुनिया के किसी और क्षेत्र में बना है, और किसी और वैज्ञानिक ने अलग तरीके से सोच के बनाया है। फिर इसमें जो बैटरी लगी है, बैटरी का आप इन्वेंशन पढ़िए, कितना लंबा इन्वेंशन हुआ है बैटरी के लिए, कितना टाइम लगा। तो अलग अलग कॉन्शियसनेस अलग अलग जगह पे नई नई जानकारी इकट्ठा करी है इस दुनिया के बारे में, और फिर अब जैसे जैसे हम लोग कनेक्ट होते गए पूरे अर्थ पे, वैसे वैसे उस नॉलेज शेयर होती गई। उस नॉलेज शेयर हो करके फिर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसको नए तरीके से ढाला, और फिर मोबाइल बन के हमारे सामने आया। फिर नए नए कैमरे, पहले नहीं आता था, मोबाइल में सिर्फ बात होता था। फिर धीरे धीरे कैमरा इन्वेंशन हो गया तो कैमरा हम उसमें फिट कर लिए। फिर धीरे धीरे हम चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं, अब तो हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो कहने का मतलब नॉलेज शेयर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि अब जो मॉडर्न हमारी सिविलाइजेशन रह रही है, अगर एक काम करे कि
जो नॉलेज हो रही है इसके लिए एक ग्लोबलाइज लैंग्वेज बनाना पड़ेगा हमें, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि समझ आए और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज रहे, जो एक व्यक्ति पढ़ ले बात खत्म हो जाए। किसी भी दुनिया का अगर नॉलेज है, इंग्लिश नहीं आता, हमें हिंदी नहीं आता, 50 तरीके के कितने लैंग्वेज है, कोई नहीं पढ़ सकता। हमें लग रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो लैंग्वेज दुनिया का कहीं भी व्यक्ति बैठा हुआ वो पढ़ सके, और इसे बनाना पड़ेगा वैज्ञानिकों को। एक पूरी ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी पड़ेगी जो कि दुनिया का किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति समझ पाए। ट्रांसलेशन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ट्रांसलेशन जैसे ही होता है, हर एक लैंग्वेज में बैरियर रहता है कि उसकी जो फीलिंग्स रहती हैं और उसमें जो एक अलग सा जो एंगल जनरेट हो पाता है, जो भाव प्रकट हो पाता है उस भाषा को सुनने पर, वो ट्रांसलेशन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें ही शेयर हो पाती हैं, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। भाषा के ट्रांसलेशन से भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी आ जाती हैं और सामने वाला गलत समझ सकता है। तो हमें लग रहा है कि ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो कि नॉलेज को शेयर कर पाए, क्योंकि इंसानी सभ्यता के पास और कुछ है नहीं। हम देखें तो हम अपने आप को अगर खड़े होकर के किसी एक ऊंचे से टावर पर देखें तो नीचे देखेंगे कि कीड़े के जैसे इंसान रेंग रहे हैं। उसी में कोई खा रहा है, उसी में कोई जी रहा है, उसी में कोई पड़ा हुआ है बिस्तर पे, कहीं सो रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है, कहीं किताबें रट रहा है, कहीं कोई खाना बना रही महिला, कहीं कोई बच्चा पैदा हो रहा है। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर आप बैठे रहे वहाँ पे 2 दिन 4 दिन बैठे रहे टावर पे, देखते रहे नीचे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको लगेगा ये तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही रेंग रहे आज रहेंगे। अगर आप इसको और छोटा कर दें तो कोई बंदा अगर ऊपर बैठ करके देखे मुझे, मेरी लाइफ को देखे, तो मैं क्षण में पैदा हुआ, कुछ सीखा, कुछ किया और फिर डेड हो गया। फिर मेरे ऑफिस जो मेरे बच्चे हैं वो भी कुछ किए, डेड हो गए, फिर कुछ किए, डेड हो गए। भाई मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं आ कहाँ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं 2000 साल पहले के सन 2000 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था इस अर्थ के बारे में। न तो मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में पता था, न उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था, न हम जिस भारत क्षेत्र देश में है इसके बारे में प्रॉब्लम के बारे में पता था कि अच्छा भारत के साथ ये दिक्कतें हैं, भारत में गरीबी है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में ये चीज़ें अच्छी नहीं है, भारत में वो चीज़ें अच्छी हैं, भारत में ये है, भारत में वो है। आज भारत की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन गई है, आज मेरे घर की समस्या मेरी समस्या बन गई है। इसके पहले जो मैं एक कॉन्शियसनेस है, एक बॉडी है मेरे पास, एक समझ है, तो ये कहाँ थी? और जब मैं मरूंगा इसके बाद कहाँ जाएगी? मैं 2000 में पैदा हुआ हूँ तो मैं बहुत चल सकता हूँ, 2050, 2060, 2070, 2080 कर लो या 2100 कर लो, इसके ऊपर हमारी शरीर नहीं साथ देने वाला है। ख़त्म हो जाएगा शरीर, जैसे ही ख़त्म होगा हम इस दुनिया को एक्सेस दोबारा नहीं कर सकते, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि न तो मेरे पास कोई ऐसी सन 2000 के पहले की इंफॉर्मेशन जो हुई है इस दुनिया के बारे में वो एक्सेस करने का तरीका था, मैंने किताबों से जाना, मैंने मोबाइल फ़ोन से या टीवी जो भी आया तब धीरे धीरे मैंने इकट्ठा किया, अच्छा इसके पहले ये हुआ था, इस मैं यहाँ पे हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कुछ थी। और जब मरने के बाद भी मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा शायद कि मैं इस दुनिया को एक्सेस कर पाऊँ, मेरे फैमिली या मेरे घर के जो प्रॉब्लम्स हैं या मेरे जो आस पड़ोस के प्रॉब्लम्स हैं, मेरी 2 देश के प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं समझ पाऊँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ दंगा हो गया, कहाँ लड़ाई हो गई, कहाँ क्या हो रहा है इस दुनिया में नहीं पता होगा। तो क्या हम इस बीच में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम बस जिए और कुछ प्रॉब्लम्स को मान करके उन पे काम करें और फिर एक दिन डेड हो जाए? और उसी के बीच में हमें सुख और दुख दोनों अनुभव करना है। उसी के बीच में हम देखें सुख हमें कब मिलता है, जब हमारे मन की चीज़ें हो जाती हैं। हम बचपन में होते थे, टॉफ़ी अगर कोई मेहमान आया तो उम्मीद रखते थे मिठाई तो लाया होगा, और मिठाई दे दिया तो बड़े खुश हो जाते थे, हम उसका 10 रुपये और दे दिया, हाथ में पकड़ा दिया और खुश हो जाते थे कि पैसा मिल गया। जब पहले मैं और छोटा था, 5 साल का था, जब मेरे हाथ में कोई 1000 का भी नोट पकड़ा देता मैं खुश नहीं होता, और नहीं हुआ कभी। आप किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, उसको 200 का नोट पकड़ा दो, 1000 का नोट पकड़ा दो, आप सोने का कुछ पकड़ा दो उसको, या आपको लगता है जितनी दुनिया में जितनी आपकी क्षमता है उतनी कीमती चीज़ उसको पकड़ा दो, उठा के फेंक देगा, उसके लिए किसी काम का नहीं है। उसके लिए वो जो भी सोचता होगा मन में, लेकिन उसके लिए कोई काम की नहीं है। जब हम इस रियलिटी में उतरते हैं वही बच्चा, लेकिन जब आप उसे बड़ा कर दोगे, 10-15 साल का हो जाएगा, उसे समझा दोगे कि इस दुनिया में इस चीज़ की वैल्यू है,
तब वो उसको ज़्यादा वैल्यू देगा। उसके लिए क्राइम भी करने को तैयार हो जाएगा, आप मत समझिएगा। उसके लिए वो हो सकता है अनैतिक कार्य भी कर दे, उसके लिए हो सकता है गलत काम करने को उतारू हो जाए, उसके लिए हो सकता है कुछ भी कर सकता है भाई। यहाँ तक कि 10 रुपए के लिए लोग कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर लाख रुपए की है, 50,000 की है, 1 करोड़ की कोई चीज़ है, 50 करोड़ की कोई चीज़ है, तो कर ही देगा। वही बच्चा, आप सोचिए इसमें कहाँ परिवर्तन हुआ। हमने एक नई रियलिटी उसके मन में डाली, उसको समझाया, उसको बताया कि ये देखो एक रियलिटी है, इसके बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, ना कि वो अपने खुद के बुद्धि पर डिसीजन ले रहा है। भाई वो तो आपने बता दिया सोना है, इसकी वैल्यू जाता है, इसलिए वो डिसीजन ले लिया कि अच्छा इसके गले में है, खींच लो इसका। क्या हो जाएगा उससे? उस समय पेट भर लूंगा अपना, और क्या हो जाएगा? मैं हो सकता है तो मैं जाके मूवी देख लूँ अपनी जो हमारे पास इंद्रियां हैं उनको हम यू नो प्लेजर दे पाए। और वो प्लेजर कहाँ से मुझे पता चला? यहीं से पता चला कि हाँ ये चीज़ करोगे तो बड़ा आनंद मिलता है। क्यों? ऐसा सब लोग बोलते हैं, मूवी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा फला मिठाई खाया तुमने? नहीं। अरे बड़ा अच्छा है। अब मेरे मन में उसके लिए चिंता पैदा होगी, मैं इसे कैसे खाऊं, टेस्ट करूं। उसके लिए मैं ज़्यादा जाके हर हार्ड वर्क कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। फिर मुझे पता चला अच्छा शादी कर लो ज़िंदगी सही हो जाएगा, उसमें भी देख लिया कुछ मतलब नहीं निकल रहा। बच्चे हो गए, उनके पालो और उनको बड़ा करो, और फिर अपनी सांसें गिनते रहो, कुछ पैसे इकट्ठा करो अपने बुढ़ापे के लिए, उसके शादी के लिए, या उसकी पढ़ाई के बाद शादी के लिए, और उसके बाद अपनी लाइफ आपकी डेड हो जाएगी। आप एक गौर करिए, आपको कहीं ये नहीं मौका मिल रहा कि आप अपने ऊपर एग्जामिन करें, आप अपने को खुद समझें। कहीं नहीं मिल रहा है। अगर रेस जैसे जो नॉर्म सेट कर दिए गए हैं उसमें भागते रहे, बस दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। हम क्यों दौड़ रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। पहले से सेट कर दिया गया है, बड़े हो गए, पैदा हुए, 15-20 साल के हुए, पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर शादी कर लिया, पैसे उसे कमाने लगे, बच्चे किया, और फिर बच्चे की खुशी में हम आपकी खुशी ढूंढने लग जाते हो। और जैसे ही वो डेड हुआ, आप डेड हुए, वो आगे आपके ऊपर बढ़ते जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी आपने जो भी बनाए रखी होगी उस पर फिर आगे धीरे धीरे यही चलता रहेगा। और इसी इतना ही मात्र करने के लिए हम लोगों के साथ गलत करते हैं। आप ज़रा गौर करिएगा, सिर्फ यही जो हम छोटी सी लाइफ बता रहे हैं, इसने में ही हम कितने जीवों को मार के खा गए होंगे एज ए फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, बहुत सारे लोगों को मार के खा गए होंगे। कितने सारे आपके जैसे कॉन्शियसनेस जो जीव थे, मुर्गे, बिल्ली, कुत्ते, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नहीं खाते होंगे, लेकिन दुनिया के हर एक क्षेत्र में हर एक तरीके का जानवर खाया जाता है। उसी लाइफ को जीने के लिए, जिस लाइफ को आप जी रहे हो, उसी लाइफ को एग्जामिन करने के लिए, उसी लाइफ में मज़े लेने के लिए, खासकर ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर देते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत सारी अत्याचारी वाले काम करते हैं, सिर्फ इसी लाइफ को सिर्फ जीने के लिए और कुछ नहीं। आपको लग रहा है कुछ दुनिया को देने के लिए नहीं, सिर्फ इस लाइफ में जो प्लेजर है, जो कि सोसाइटी ने बना रखा है कि ये चीज़ प्लेजर, इससे करने से प्लेजर मिलता है, उनको खुद भी नहीं पता कि इसके करने से प्लेजर मिलता है या नहीं। लेकिन सामने वाले ने एक सोसाइटी नॉर्म क्रिएट कर दिया है, एक बता दिया है, समझा दिया है कि ये करने से प्लेजर मिलता है, इसको करो, तो वही वो करते हैं। आप किसी भी क्रिमिनल या बड़े बड़े जो भी आप समझ सकते हो, उनकी लाइफ को उठा के समझो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे कि उनको यही अब मुझे तो यही नहीं समझ आता कि यार इतने ही काम के लिए लोग इतनी सारी गलत काम कर रहे हैं इस दुनिया में, सिर्फ इस लाइफ को जीने के लिए और कुछ नहीं। उनको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको इस दुनिया में क्यों हो, पर्पज क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी है क्या, रियलिटी है क्या, इसके लिए हम युद्ध भी करते हैं। कंट्री में युद्ध भी होता है इसी के लिए कि हमारा अस्तित्व बना रहे। लेकिन क्या हम कभी गौर करते हैं यार इस अस्तित्व को बनाए रखने से हमें मिलता क्या है? ये अस्तित्व जो बनी हुई है 5,000 6,000 साल से, इसमें मिला क्या मुझे, या इंसानी सभ्यता को ही क्या मिल गया? ठीक है, हमें स्पिरिचुअल या जो भी आप कह सकते हो नहीं मिला। अगर हम एक और तरीका देखें, जो कि मैं एक और तरीके से सोच रहा हूँ कि ठीक है यूनिवर्स इतना बड़ा है, कैसे बनी नहीं बनी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है, ये तो मुझे पता है कि है, दिख रहा है मेरे आँखों से, मेरी एक सेंस बता रही है, जो कि साइट वाली सेंस है, विजन वाली सेंस है, वो कह रही है कि हाँ है। तो हम क्या अभी तक उसमें जाके देख पाए उन चीज़ों को? नहीं देख पाए। हम लड़ाइयाँ लड़ते रह गए 2 लाख साल से, अभी तक यहाँ पहुँचने में ही हालत ख़राब हो गई हमारी, या इंसानी सभ्यता की लाइफ। अगर हम देखें तो अभी सिर्फ अर्थ पे ही मर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, मच्छरों की तरह
मक्खियों की तरह भन भन कर रहे हैं। हम कब इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता ला पाएंगे कि हम इस अर्थ जैसे गोले से निकल के बाहर, और ये जो पूरा खुला यूनिवर्स पड़ा हुआ है, जाके दौड़े देखे वहाँ पे, यू नो, कि अभी हम अर्थ पे बैठे हैं, चाँद पे जाएं, चाँद को देख करके आए, मार्स को देख करके आए। इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो हमारी सब देश हैं, कंट्रीज हैं, वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वार का भी खतरा है कि कभी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, कंट्री आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं खुद को। तो अगर मैं मानता हूँ कि एक कॉन्शियसनेस है हम सब के अंदर, जीवों के अंदर, और अगर कोई उसका लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो अभी के लिए हमें लग रहा है एक ही लक्ष्य बना के चलें कि इस ग्लोब पे कैसे भी करके हार्मनी बना के रखें, सभी सामंजस्यता जीवन बना के रखें। सभी मतलब हम इंसान तो कर ही रहे हैं। ये जो मक्खी मेरे ऊपर अभी बैठी थी माथे पे, उसके भी बारे में हम सोचें, उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है कि हमारे बस आगे पीछे मंडराती रहे, हमारे जो काम है उसमें सिर्फ इधर तो दौड़ती रहे और किसी भी समय हमारे हाथ से दब के मर जाए। मुझे तो मतलब ही नहीं समझ आता लाइफ का यार, मतलब पता नहीं कैसे बना दिया गया है, सब बना है कि बना दिया गया है कि बस है। आप लोग बता सकते हैं कि इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। मैं बहुत बहुत बड़ा डिलीमा में हूँ। और हाँ, अभी के लिए मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है तो अभी के लिए मुझे लगता है यही बना के रखो कि कैसे भी करके जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर हो सके आप करो, क्योंकि आप इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आप तब भी एग्जिस्ट करोगे या दुनिया के लिए मायने रखोगे, तो नहीं रखोगे। आप गौतम बुद्धा को याद कर लीजिए, उन्होंने अपनी नॉलेज को फैलाया, तब जाके वो अभी तक एग्जिस्टेंस में बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है गौतम बुद्धा से पहले या गौतम बुद्धा के आसपास में कितने सारे लोग अपनी ज्ञान को ऐसे नहीं फैला पाए और वो ख़त्म हो गए? उनकी नॉलेज जो थी, उन्होंने जो बायोकेमिकल लाइफ जिया, उस समय पे जो जीवित रहे, उन्होंने जो कुछ नॉलेज इकट्ठा भी किया होगा इस दुनिया के बारे में, वो नहीं आप तक शेयर कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कोई तरीका नहीं उनके पास था, या फिर वो उस तरीके से नहीं कर पाए, दुनिया के बारे में बता पाए, अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाए, समझा पाए, या फिर उन्हें मिला ही नहीं होगा, या फिर किसी वो जंगल में बैठे होंगे। अभी आप सोचिए, आप यहाँ बैठे हो, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड भारत का एक पार्ट है, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड में कोई एक, मान लो वहाँ पे 500,000 कुछ बोलते हैं कि आदि मानव हैं, वो होगा कोई, और उस किसी एक में मान लो दिमाग आ गई होगी, सपोज कि उसके पास मान लो सोचने की क्षमता आ गई होगी या विकसित हो गई होगी थोड़े बहुत, और वो हमारी वाली दुनिया में कॉन्शियसनेस मतलब रुचि रखता हो, यार वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग है कौन, और उनके बारे में कैसे समझा जाए, तो कितना ज़्यादा व्याकुल होगा वो। तो अभी हमें ही समझने के लिए ही बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ होगा। और जैसे हम लोग भी थे शुरू में, दूसरे को देख करके, दूसरे देशों को देख करके, यार इनको बारे में कैसे समझा जाए। और जब हम धीरे धीरे ग्लोबल मीडिया से जुड़े, उनको समझ लिए, तो अब लग रहा है कि इसके बाहर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसको जो समझना चाहिए। अब हम जियो को भी समझ रहे हैं, जो मछलियाँ हैं, जो समुद्र ओशियन लाइफ है, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जो इंसानी ज़िंदगी है, तो समझ ही रहे हैं। इसके बाद माइक्रो बायोलॉजिकल लाइफ समझ रहे हैं, जो नहीं दिख रही हैं आँखों से, नंगी आँखों से, उनके बारे में भी समझ रहे हैं। तो जो इतने सारे लोग, अब 8 बिलियन पॉपुलेशन है, इसमें अगर 1% लोग भी उस दायरे में आते हैं जिनके पास दिमाग है, जो समझ सकते हैं, जो सोचने की क्षमता रखते हैं, अगर वो सब लोग मिलकर काम करने लगेंगे, और कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक, तो देखिए कितना नॉलेज हमको मिल गया इसी दुनिया के बारे में। यानी जो हमारे पास वो 5,000 साल का टाइम था, वो तो व्यर्थ चला गया। ये सिर्फ 18वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी से लेकर के आप सोचिए, साइंस ने जब विकास करना स्टार्ट किया, और हम 20वीं 21वीं शताब्दी तक आ गए। 400 साल में इतनी हमने प्रगति करी, इतनी प्रगति करी कि आज हम दुनिया के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। और जो अब क्वेश्चंस उसके बाद जो बन रहे हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब दिक्कत वाले क्वेश्चंस हैं कि बहुत खतरा वाले क्वेश्चंस हैं। और उनका अगर आंसर मिल गया तो और उससे जो हमें रिजल्ट निकलेगा वो और बड़ा बड़ा होगा। आप सोचिए कि अभी हम इंसान इतने क्षमता वाले तो हो ही गए हैं कि अब हम मार्स पर जा सकते हैं, हम मून पे जा सकते हैं। सब इंसान नहीं, कुछ
और धीरे धीरे अगर हम देखें कि पूरा प्लानिट पड़ा खाली पड़ा है, कुछ नहीं है उस पर, फिर भी मैं जब कभी देखता हूँ इंसानी लड़ाइयों के बारे में, आप कभी आपको मौका मिले तो आप बस गूगल पे जाइए, टाइप करिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। ये दो मेजर वार्स है जो कि मॉडर्न लाइफ में लड़ी गई हैं, सॉरी मॉडर्न सोसाइटी या जो भी कह सकते हो, क्योंकि लगभग मॉडर्न ही थे। ऐसा नहीं था कि जानते नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्लैश इससे नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ओपन मॉडर्न ही कह सकते हो। उस टाइम पे भी लगभग यार इतना तो था ही कि समझ पा रहे थे सब लोग, काफ़ी हद तक बहुत लोग समझ पा रहे थे। फिर भी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग उसमें मरे, क्या हुआ, एक इमोशन होता है। एक फौजी की आप लाइफ समझिए कि वो एक इमोशनली सिर्फ चार्ज होता है और सामने वाले को किल करता है विदाउट नो रीजन। उसके पास सिर्फ एक ही रीजन है कि ये मेरे कंट्री का दुश्मन हो सकता है, सिर्फ संभावना है नहीं है मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और किल करेगा सामने वाले को, क्योंकि बस खतरा को संभावने में ही मेजर करता है और मार देता है। समझ रहे हैं आप? आर्मी ऐसे ही काम करती है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे देश की या हर किसी भी देश की। और इसमें कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं खोजता, कोई एथिकल नहीं, कोई खोजने की ज़रूरत भी नहीं है, और शायद संभव भी नहीं है कि कोई खोज सके कि पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं। तो सिर्फ एक ही रूल है कि अगर सामने वाला मेरी कंट्री में घुसने की कोशिश करता है, मेरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मैं उसको मार दूं, और कोई तरीका नहीं बचता। तो ये आखिर कब तक चलेगा? इंसान आखिरकार में कब तक लड़ते रहेंगे? क्या आपस में ही ख़त्म कर लेंगे खुद को? नहीं तो हमें लग रहा है ग्रेटर कॉज देना पड़ेगा, एक ग्रेटर एम देना पड़ेगा इंसानों को कि ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, ये खाने के लिए जो लड़ रहे हो ना, इससे दूर निकलो। इससे भी एक बड़ी कॉज, एक बड़ी हम ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट एक बड़ा उद्देश्य हम देना चाहते हैं कि ये बड़ी उद्देश्य है। क्या है बड़ी उद्देश्य? इस अर्थ से बाहर निकलो। तब इस अर्थ से बाहर निकलने का मकसद ये होगा कि जब हम इस दुनिया की और बड़ी रियलिटी के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे, यानी सब इंसान देखना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मैं देख रहा हूँ 10 इंसान देख रहे हैं, वैज्ञानिकों का काम है। वैज्ञानिकों का काम नहीं है। जब तक आप इस मटेरियल लाइफ में उलझे रहोगे, आप आपस में कत्ल करते रहोगे, आपस में मर्डर करते रहोगे, आपस में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहोगे जो कि बेबुनियाद है, इनका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ बायोकेमिकल लाइफ जीने के लिए इस्तेमाल हो सकती है और कुछ नहीं उसका मतलब है। अगर बायोकेमिकल लाइफ से ऊपर निकलना है, आगे बढ़ना है, अगर हमें मार्स को समझना है, मार्स से भी ऊपर निकलना है, उससे भी आगे जाना है, इस पूरे यूनिवर्स को ही छान मारना है, जिसे हम कहते हैं सैर करना, इस सोलार सिस्टम को ही सैर करना है, तो उसके लिए सब इंसानों को कलेक्टिवली साथ में आना पड़ेगा। रेस, रिलीजन, कंट्री, कास्ट, सब कुछ भूलना पड़ेगा, सिर्फ एक आइडेंटिटी लेकर चलनी पड़ेगी, और वो अल्टीमेट आइडेंटिटी होगी इंसान, बस इंसान। और उसके बाद शायद इंसान फिर दूसरे जो जीव हैं उनकी भी एक आइडेंटिटी बनाए, और शायद उनमें भी क्लैश हो, बाद में लड़ाइयाँ हों। कल को जाके मुर्गी भी लड़ाई कर सकती है हमसे कि हमको इतने साल तो गुलाम बना के रखा, हमको मार के खाया, अब हम लेंगे बदला। तो हो सकता है इंसान उस समय एक समझौता करे कि अब तुम में भी कॉन्शियसनेस आ चुकी है, हमारे में भी एक कॉन्शियसनेस आ चुकी है, ये देखो सामने तुम्हारा यूनिवर्स पड़ा हुआ है खाली, आओ सैर करते हैं। जैसे आज देखिए, पहले कितने अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग इसी दुनिया के अलग अलग कबीले के लोग आपस में लड़ाई करते थे, दूसरे बार सामने वाले थ्रेट समझते थे, यहाँ तक कि एग्रेशन में उनको मार के खा भी जाते थे कि सुपीरियर दिखाने के लिए कि आई कैन डू वट एवर आई वांट। तो शायद अभी बहुत आगे होगा, फिर एक आइडेंटिटी बनेगी, हमें लग रहा है पूरे जीव जगत की, कॉन्शियस बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग, नॉट एनिमल बीइंग, कॉन्शियस बीइंग। ये पता नहीं कितने टाइम में होगा, क्योंकि अभी जो देख रहे हो पूरे सभी लोग कह रहे हैं हम इंसान हैं, इंसान हैं। पहले बहुत सारे लोग धर्म से, जाति से जोड़ के अपने आप को बताते थे मैं फलाऊँ, मैं ढकाना। अब जैसे जैसे सोसाइटी में नॉलेज शेयरिंग बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ रहा है, लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बताएं, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बताएं जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। तो लोग कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, ख़त्म बात। इंसान कह देने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, न तो रिलीजन का मसला रह जाता है, फिर न तो जाति का, न तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से हट जाती हैं। और इंसानी
जितने आपको लाभ मिल सकते हैं एक दूसरे इंसान के सामने, उतने आपको लाभ मिलेंगे। फिर अगर ये एक्सेप्टेंस सब में अंदर बन जाए कि फला व्यक्ति भी इंसान है, हम भी इंसान है, इनकी दोनों की शादी हो जाए, तो ना तो उसमें कास्ट का मसला आएगा, ना तो रिलीजन का मसला आएगा, ना तो एथनिसिटी, कुछ भी नहीं आएगा। धीरे धीरे सब एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी कि हाँ ठीक है, ये इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, सामने वाला इंसान है लेकिन इंसान से मतलब नहीं, सामने वाला कौन जाति का है, कौन धर्म का है, इसकी क्या धर्म है, इसकी क्या जाति है, फिर होता है नहीं होता। इसके लिए हम युद्ध भी करते हैं, इसके लिए हम लड़ाइयाँ भी करते हैं, इसके लिए हम दंगे भी करते हैं कि सामने वाले का चीज़ अलग है, और उससे कट्टरता और अंदर एक नफरत भर जाती है। और जो कि फिर हमें, जो हमने 2 लाख साल शुरू किया था जर्नी, वो फिर उसी मर चक्कर में रह जाती है और हम फिर विकास नहीं कर पाते। यानी ये जो खाली पड़ा हुआ आसमान है, इसको कौन छानेगा, इसको कौन घूमेगा, ये किसके लिए बना है? अपने आप से ज़रा पूछिए तो, ज़रा अपने मन से ज़रा पूछिए किसके लिए बना है। जो बड़ी सी भौगोलिक क्षेत्र आपको दिख रहा है, भारत दिख रहा है, पूरी देश है, इस पे ग्लोब है, अर्थ है, इसके बाहर देखिए चांद पड़ा हुआ है, मार्स पड़ा हुआ है, इतना सारा चीज़ पड़ा हुआ है, आप उसे कब देखोगे? आप अर्थ जो जितनी सारी चीज़ें हैं उनको तो आप देखने में ही फुर्सत नहीं मिल रही है। मान लो आप देख भी लेते हो, फिर भी इतना टाइम लगेगा कि मर जाओगे। अगर हम पूरी पृथ्वी की ही कुछ अच्छे चुनिंदा जगहों को ही देखने निकल जाएं, आज की हम मॉडर्न फ्लाइट को उठाएं और अब पर्सनली समझ लो कि इतना पैसा है कि आप ही के ऊपर सिर्फ लगेगा और आप घूमना स्टार्ट कर दो, तो फ्लाइटें लेते लेते थक जाओगे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप 2-2 4-4 दिन भी जा कर के उस जगहों को बिताओगे, उन जगहों को समझोगे, उनके हिस्टोरिक बैकग्राउंड, उनके कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी चीज़ों को हम समझेंगे, उनकी भाषाओं को जानेंगे, इतने में ही हमारे लगता है पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। एक अच्छे से स्टडी क्रिएट करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ देखा, मैंने ऐसे समझा, मैंने ये किया, उसकी नोट डाउन किया, सब बनाया, इतने में ही टाइम निकल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो फिर हम कब देखेंगे जो सामने पड़ा हुआ मार्स है, जो ऊपर हमारे चाँद दिखता है रात को, रोज बहुत सारे तारे देखते हैं, वो किसके लिए बने हैं? ज़रा अपने दिमाग से सवाल करिए, अपनी जो एक क्यूरियस भरी माइंड है, इससे पूछिए कि किसके लिए है। फिर क्या बस यहाँ पे बैठ करके हम सिर्फ देखें और जो अच्छे अच्छे खाने हैं उसको खाएं, अपने सेंसेस को प्लीज करें, या कुछ हरकतें हैं जो हम करें, गंदी हरकतें, सही हरकतें, वो करते रहें? डिसीजन आपके हाथ में है, आप जैसा करेंगे कि हमें क्या करना है। एक बेहतरीन चीज़ बनना है, एक ऐसी समझ बननी, विकसित करनी है जो कि आगे जा कर के काम में आए, या फिर इसी मटेरियल लाइफ में उलझ करके मटेरियल लाइफ में ख़त्म हो जानी है। क्योंकि आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, साइंस ने, विज्ञान ने एक और दरवाज़ा खोल दिया जो कि मटेरियल दुनिया का है। अगर आप मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हो तो इसमें भी इंटरेस्ट लो कि मुझे मार्स पे जानी है, वहाँ पे देख के आना, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे किस तरीके के जीव रहते थे या रहते भी नहीं रहते थे, क्या हुआ था, क्या जब जानोगे तब न समझ में आएगा कि हाँ चीज़ क्या हुआ था। या ब्लैक होल कोई समझना है तो जाओ ब्लैक होल पे स्पेसशिप लेकर के अपनी। और ये इंसान 8 बिलियन है भाई, 8 बिलियन के लिए अर्थ कम पड़ रही है। कोशिश करें कि उससे बाहर निकलें, मार्स पे जाकर के, चांद पे जाकर के रहना स्टार्ट करें। जितने एक एक, मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों अर्थ जैसी चीज़ें हैं, अगर उनमें जाकर के एक एक इंसान भी बैठना स्टार्ट कर देना, सिर्फ एक, तब भी अर्थ पे जितने लोग हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि इंसान है ही नहीं उतना, 8 बिलियन, वो कितने हैं, अब पता नहीं कब संभव होगा। इंसान शायद इस पृथ्वी से बाहर निकल भी पाएगा कि नहीं, या फिर अपने में ही परमाणु हमला करके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी एक दिक्कत दिख रहा है। और जब लोग इस मटेरियल उलझन से बाहर निकलेंगे, इस मटेरियल उलझन से बाहर निकलेंगे, तब खुद तो समझ पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। बच्चे पैदा करना हर इंसान, हर मर्द का काम नहीं है, हर औरत का काम नहीं है। 1-2 लोग कर लो, बाकी सब लोग मत करो, कोई मतलब नहीं इसका बच्चे पैदा करने का। एक व्यक्ति किया, 2 व्यक्ति कर लिया, उसकी मर्जी है, ठीक है कर लिया, जिससे कि लाइफ बनी रहे। लेकिन आप इतनी लाइफ जनरेट कर दे रहे हो कि दूसरे जीवों पर भी खतरा मंडराने लग रहा है, मटेरियल एक्सेस कमी होने लग रही है, चीज़ों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि इम्बैलेंसिंग है। वो आपकी जब शरीर में जाता है
आपके जो हार्मोन्स हैं, जो भी आपकी शरीर बनी हुई है, उसके ढांचे को बिगाड़ने लगता है। जो हमारी जितनी हमें सोडियम चाहिए उससे ज़्यादा हमें सोडियम मिल जा रही है, तो हमारा शरीर अलग तरीके से विकसित होगा, बनेगा, बीमारियां पैदा होंगी तरह तरीके की। तो इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब, हर इंसान को अपने अपने लाइफ के लिए एक नई नई लक्ष्य देना चाहिए। सिर्फ एक लक्ष्य से बंध के रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नमस्कार। अब मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, कुछ नए प्रश्न के साथ मिलूंगा। मुझे अब पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, नहीं बहुत लंबा हो गया है। और क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि बस जो चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखूँ और वही बोलूँ, मुझे पसंद नहीं है, ना मैं करने वाला हूँ। चाहे मेरी वीडियो चले ना चले मुझे मतलब नहीं है, मैं बस अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को फैला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। नमस्कार।